नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, उसके जो 25 सवाल हैं उनको हल करेंगे। आप सभी अपने अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने भी आपको मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी मूल अधिकारों को अच्छे तरीके से समझाया था। तो अब समय है कि हम अपने आप का मूल्यांकन करें कि क्या हम मूल अधिकारों को पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर चुके हैं। क्या कोई भी सवाल अगर हमारी परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या हम उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, देखिए सवालों का स्तर थोड़ा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी तरह से मजबूत रखनी है। पहला सवाल, संविधान में मौलिक अधिकार किसकी मनमानी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है। राज्य, कुछ मामलों में निजी व्यक्ति, समाज और संघ, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां। और आपके ऑप्शन हैं ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक दो और तीन, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, आप लोग बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। संविधान में मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ कुछ मामलों में निजी व्यक्ति और समाज और संघ के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। अस्पृश्यता का पालन कोई निजी व्यक्ति करे, समाज करे या संघ करे, उन सब के खिलाफ आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती हैं, संस्थान होते हैं, उनके खिलाफ हमें ये मौलिक अधिकार उनकी मनमानी खिलाफ कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। तो याद रखिए, संविधान में मौलिक अधिकार राज्य, कुछ मामलों में निजी व्यक्ति, समाज और संघ के खिलाफ आपको उपलब्ध है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान में मौलिक अधिकारों का दायरा विस्तृत और बढ़ा सकती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और आपके ऑप्शन हैं केवल एक, बी एक और दो, सी एक दो और तीन, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी। हमारे यहां मौलिक अधिकारों का जो दायरा है उसे बढ़ाने का अधिकार, देखिए संसद को तो है ही है, संसद किसी नए मौलिक अधिकार को जोड़ दे, लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ा देते हैं। जैसे आर्टिकल 21 की नई नई व्याख्याएं आती हैं, आर्टिकल 19 की नई नई व्याख्या आती हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संविधान में मौलिक अधिकारों का दायरा नहीं बढ़ाता। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से प्राथमिकता दी थी। आपके ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 24वां संविधान संशोधन, डी 7वां संविधान संशोधन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी 42वां संविधान संशोधन। हालांकि 25वें संविधान संशोधन में भी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन वो केवल 39 बी और सी को दी गई थी, अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता, तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। यानी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार किसे है। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा मौलिक अधिकारों को कोई सस्पेंड कर ही नहीं सकता। और मौलिक अधिकार निलंबित तभी होते हैं जब भारत के अंदर आपातकाल जैसी परिस्थितियां आती हैं, तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करता है। पांचवा सवाल,
परमादेश की रिट कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश है, इसे जारी किया जा सकता है राज्यपालों, अधिकरणों, अवर न्यायालयों। अधिकरणों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्यूनल, अवर न्यायालय को बोलते हैं लोअर कोर्ट या फिर इंफीरियर कोर्ट। आपके ऑप्शन हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 2। तो एक चीज तो आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे कि राज्यपाल के खिलाफ तो परमादेश रिट जारी होती नहीं, ये आप सभी जानते होंगे। तो जहां जहां एक नजर आ रहा है वहां उन्हें हटा दें। तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं, बी और डी, यानी अधिकरणों के खिलाफ तो रिट जारी होती ही होगी। तीसरा है अवर न्यायालय, तो इसका सही उत्तर है बी। मैंने जब आर्टिकल 32 को समझाया था तब मैंने बताया था कि परमादेश रिट अधिकरणों, अवर न्यायालयों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। सामान्यतः हम याद करते हैं कि परमादेश केवल सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है, लेकिन मैंने आपको यह भी समझाया था कि जो अधिकरण होते हैं, ट्राइब्यूनल होते हैं, अवर न्यायालय होते हैं, लोअर कोर्ट, उनके खिलाफ भी परमादेश की रिट जारी होती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किए गए रिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। पहला, यह न्यायपालिका द्वारा विधायिका को जारी की जा सकती है। दूसरा, यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को जारी की जा सकती है। तीसरा, यह न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका को जारी की जा सकती है। और आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। जो रिट होती हैं वो न्यायपालिका विधायिका के खिलाफ भी जारी कर सकती है, सरकार यानी कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी कर सकती है, और एक दूसरे न्यायालय के खिलाफ भी न्यायपालिका के विरुद्ध भी जारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निम्न में से किन स्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, सबसे पहले विकल्प है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, मार्शल लॉ, आंतरिक आपातकाल। और आपके ऑप्शन है केवल 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 और 3 और 4। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आराम से सोचिए जरा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल का भी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंतरिक आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में दिया है, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं, और मार्शल लॉ, इन्हीं दोनों की परिस्थितियों में मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन अन्य देशीय व्यक्ति को नहीं। अन्य देशीय व्यक्ति को कहते हैं फॉरेनर्स को उपलब्ध नहीं है। आपके ऑप्शन है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन अन्य देशीय व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अन्य देशीय व्यक्ति के लिए नहीं। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से जुड़ी है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से जुड़ा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मामलों में से एक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि दोनों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक को दूसरे के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा कहा गया। आपके ऑप्शन है एस आर बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी बनाम मैसूर राज्य,
मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी। एक्चुअली 25वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार आर्टिकल 39 बी व सी को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी गई। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में समन्वय स्थापित करना संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक को दूसरे के ऊपर बलिदान नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण है और आपके ऑप्शन है ए मनमाने तरीके से विधायी कार्यवाही के खिलाफ, बी मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। सोचिए जरा, आर्टिकल 21 याद कीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसका सही उत्तर है सी। मनमाने तरीके से विधायी कार्यवाही के खिलाफ का मतलब है कि कानून बनाने में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। बी का मतलब है मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ, यानी सरकार जो विधि बना रही है क्या उसका उद्देश्य उचित है या नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मेनका गांधी मामले के बाद यह कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत निहित है, यानी आर्टिकल 21 विधायी कार्यवाही और कार्यकारी कार्यवाही दोनों से हमें संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन आपके प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश, उत्प्रेषण और परमादेश, प्रतिषेध और परमादेश, और डी प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी परमादेश। तो आप जानते ही हैं कि परमादेश हमेशा हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं करता। लेकिन याद कीजिए, जब मैंने उत्प्रेषण की रिट बताई थी तब मैंने बताया था कि 1990 के बाद उत्प्रेषण रिट के बारे में यह कहा गया है कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को केवल निलंबित किया जा सकता है। ए आपातकाल की घोषणा के समय, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम से, संविधान में संशोधन कर कर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ए सस्पेंड करना। तो सस्पेंड केवल आपातकाल के समय ही होते हैं। आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा के समय, जब मैंने आपको आर्टिकल 358 और 359 को समझाया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी पार्लियामेंट। यानी संसद के पास ही यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगा सकती है। राष्ट्रपति नहीं लगा सकता। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार केवल संसद को है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उन रिस्ट्रिक्शन की जांच कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार किसे है। संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे उपयुक्त वर्णन है। ए सभी अधिकार जो एक व्यक्ति को एक आदर्श जीवन जीने के लिए होने चाहिए। बी नागरिकों को कानून द्वारा दिए गए सभी अधिकार। सी संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित अधिकार। डी संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो किसी भी आधार पर प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते।
तो आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे उपयुक्त वर्णन है। तो याद रखिए सी, संविधान द्वारा दिए गए और संविधान के द्वारा संरक्षित अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, मतदान का अधिकार निम्नलिखित श्रेणियों में से किस बीच रखा जा सकता है? मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक दायित्व के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में और कानूनी अधिकार के रूप में। सही है डी, कानूनी अधिकार के रूप में। मतदान का अधिकार बेशक हमारे संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 326 में, लेकिन मतदान का अधिकार संवैधानिक दायित्व नहीं है, यह कानूनी अधिकार है जो कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 से हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 20 के तहत सुरक्षित नहीं है? आपके ऑप्शन है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार। उसका सही उत्तर डी, हाँ बिल्कुल सही क्योंकि 24 घंटे के अंदर भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना यह आपका आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है, जबकि पहले 3 अनुच्छेद 20 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का तर्क कौन तय करता है? संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है बी, न्यायालय। प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, लेकिन वो प्रतिबंध सही हैं, युक्ति युक्त हैं या नहीं, ये तय करता है न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके पास अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का मौलिक अधिकार है? ए, भाषाई अल्पसंख्यक, बी, धार्मिक अल्पसंख्यक, सी, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित सभी अल्पसंख्यक, डी, केवल 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में संबंधित आदिवासी। इसका सही उत्तर है सी। बेशक आर्टिकल 30 के अंदर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित सभी अल्पसंख्यक और मुख्यतः वो धार्मिक और भाषाई कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत में रहने वाले विदेशियों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? कानून के समक्ष समानता, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। आपके ऑप्शन है केवल 2, 1 और 2, 2 और 4, डी, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा बी। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 उपलब्ध है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A उपलब्ध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 उपलब्ध नहीं है, संचरण की स्वतंत्रता यानी घूमने आने जाने की स्वतंत्रता भारत के अंदर, तो वो भी आपको उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार भारत के एक सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? एक राजनीतिक विचार व्यक्त करना, एक राजनीतिक आंदोलन का समर्थन करना, राजनीतिक दल में आर्थिक रूप से योगदान करना, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना। सही उत्तर होगा इसका, आपके ऑप्शन है 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, 1, 2, 3। भारत के एक सिविल सेवक ना ही अपने राजनीतिक विचार व्यक्त कर सकते हैं, राजनीतिक आंदोलन का ना ही समर्थन कर सकते हैं, राजनीतिक दल में आर्थिक रूप से ना ही योगदान दे सकते हैं। उन्हें केवल एक ही अधिकार उपलब्ध है, राज्य के और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करना। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपायों के अधिकार को मान्यता देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में विचार करें और सही कथन का चयन करें। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस अधिकार को निलंबित कर सकती है। दूसरा, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति होगी।
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डी, कोई नहीं। कोई भी सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार संसद को नहीं, राष्ट्रपति को है। और दूसरा, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कानूनी वर्चस्व का आनंद लेते हैं। संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। देखिए, हमारे यहां मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यानी मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। वहीं दूसरा पॉइंट यह कहता है कि संसद नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सही बात है। आर्टिकल 31A याद कीजिए, वहां पर यह साफ तौर पर लिखा है कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन तय करता है कि भारत में सशस्त्र बल के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कितनी सीमा तक लागू हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, सशस्त्र बल स्वयं या फिर आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल? तो 23 का आंसर आप सही बता रहे हैं, बी, भारत की संसद। जब मैंने आपको सशस्त्र बल मार्शल लॉ के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि केवल संसद ही ये तय करती है कि मौलिक अधिकार कितनी सीमा तक लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अल्पसंख्यकों को अधिकार की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 16, 29 और 30। तो सही उत्तर है इसका डी, आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, यह संविधान के भाग 3 में निहित है, किसी व्यक्ति के विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, सी, इसे कानून द्वारा रोका नहीं जा सकता, डी, इसे आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? सी, भाग 3 में निहित है, सही है। पूर्ण अधिकार नहीं है क्योंकि यह निश्चित पाबंदियों के तहत है। इसे कानून द्वारा रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। वर्तमान में भी इस महामारी के दौरान आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और डी बिल्कुल सही है, इसे आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, विशेषकर बाहरी आक्रमण और युद्ध के दौरान निलंबित आर्टिकल 358 के तहत किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे 25 सवाल थे। हालांकि आप लोगों को शायद थोड़े से टफ लगे होंगे, लेकिन आपकी तैयारी हमेशा ऐसी रहनी चाहिए कि सवाल कैसा भी पूछा रहा है आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।